बल्जिंग डिस्क, हर्निएटेड डिस्क और शियाटिका, तीन वर्ड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में एक ही थॉट आता है, क्या मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी? क्या मेरी स्पाइन पूरी तरह खराब हो गई है? क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके एमआरआई में डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन लिखा है और साथ में लेग में जलन, झंझनाहट, सुनपना या इलेक्ट्रिक शॉक जैसे पेन आ रहे हैं, जिसे लोग शियाटिका बोल देते हैं। एमआरआई रिपोर्ट एक लेबल है, पक्का दावा नहीं। समस्या क्या है ये सिम्टम से पता चलती है, खाली रिपोर्ट से नहीं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि डिस्क होती क्या है, बल्ज और हर्निएशन में रियल डिफरेंस क्या होता है, शियाटिका और रेडिकुलोपैथी के मतलब क्या है, कौन से पैटर्न्स में रिकवरी फास्ट होती है, कौन से पैटर्न्स में स्लो, और सबसे इंपॉर्टेंट, सर्जरी कब और किसके लिए जरूरी होती है। सबसे पहले डिस्क को समझते हैं। आपकी स्पाइन छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें वर्टिब्रा कहते हैं। ये एक के ऊपर एक नेचुरली अलाइंड होती हैं। हर दो बोन्स के बीच में एक कुशन होता है जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। डिस्क का काम शॉक अब्जॉर्बर जैसा होता है। डिस्क के दो मेजर पार्ट होते हैं, एक आउटर रिंग जिसे एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं और इनर जेल जैसा न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। इमेजिन एक जेली वाला डोनट, बाहर का डोनट वॉल एनुलस और अंदर की जेली न्यूक्लियस। डिस्क डोनट जैसा परमानेंटली स्क्वैश नहीं रहती। हेल्दी डिस्क दिन भर प्रेशर लेके थोड़ी कंप्रेस होती है और रात को लेटने पर रिहाइड्रेट होके वापस थोड़ी एक्सपैंड हो जाती है। इसीलिए मॉर्निंग में कई बार लोगों को स्टिफनेस होती है और कुछ लोग कई बार सोने के बाद बैक पेन कम फील करते हैं। अब बल्ज और हर्निएशन को समझते हैं, दोनों सेम नहीं है। बल्जिंग में डिस्क की आउटर लेयर यानी कि एनुलस सेफ रहती है। प्रेशर की वजह से बस वो थोड़ी सी बाहर की तरफ उभर जाती है। एनुलस स्ट्रेच होता है, टियर या डैमेज नहीं होता। ये एज बढ़ने के साथ कॉमन होता है क्योंकि डिस्क धीरे धीरे पानी लूज करती है या डिहाइड्रेट होती है। ये एक नॉर्मल डिजेनरेटिव चेंज है। हर्निएटेड डिस्क में डिस्क की आउटर लेयर में क्रैक या टियर हो जाता है जिसके थ्रू अंदर का जेल यानी कि न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकलने लगता है। ये अक्सर गलत तरीके से वेट उठाने से या अचानक ट्विस्ट होने से या बार बार लोडिंग के बाद, खासकर जब डिस्क पहले से ही वीक हो तब होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मिथ, डिस्क बल्ज मतलब पेन नहीं। बहुत लोगों को इंसिडेंटल बल्ज होता है और कोई सिम्टम्स नहीं होते क्योंकि डिस्क के अंदर डायरेक्ट पेन रिसेप्टर्स कम होते हैं और स्लो बल्ज कभी कभी साइलेंट होता है, इसलिए लोगों को ये प्रॉब्लम बाद में पता लगती है। प्रॉब्लम मेनली तब स्टार्ट होती है जब ये डिस्क बल्ज या हर्निएशन आसपास के स्ट्रक्चर्स को इरिटेट करने लगता है, स्पेशली नर्व रूट्स को। स्पाइन के अंदर एक मेन वायर होती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उससे छोटी छोटी नर्व साइड से बाहर निकलती है। डिस्क बिल्कुल उन्हीं एग्जिट्स के पास से बल्ज होती है। तो जब डिस्क बाहर की तरफ गलत जगह से उभर जाती है तो नर्व पर प्रेशर पड़ सकता है। लोअर बैक में कॉमन लेवल्स L4, L5 और L5S1 होते हैं क्योंकि स्पाइन की 80% मोबिलिटी इन दोनों लेवल्स पे होती है और यहीं से टिपिकल लेग पेन स्टार्ट होता है। जब लोग शियाटिका बोलते हैं तो उनका मतलब होता है कमर से पैर तक जाने वाली पेन, लेकिन अक्सर दिक्कत नर्व के स्टार्ट पॉइंट पर होती है, स्पाइन के पास जहां से नर्व निकलती है। वहीं से पेन का सिग्नल नीचे तक ट्रैवल करता है। अगर दर्द बटक से शुरू होके पैर के नीचे तक जा रहा है और झंझनाहट, सुनपना या वीकनेस भी साथ में आ रही है तो यूजुअली ये नर्व की इन्वॉल्वमेंट का साइन होता है, स्पेशली अगर ये झंझनाहट नी के नीचे तक जा रही है। डॉक्टर अक्सर एमआरआई के बिना अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सी नर्व डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि हर नर्व बॉडी के एक फिक्स्ड रूट पर काम करती है, एक फिक्स्ड एरिया को सप्लाई करती है। अब इसी पॉइंट पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन बताना चाहता हूं क्योंकि डिस्क बल्ज वाले सारे पेशेंट्स एक जैसे नहीं होते। टाइप 1 इस बैक पेन ज्यादा है, लेग पेन कम। इस टाइप में पेन मोस्टली बैक में लिमिटेड रहता है। पैर में या तो पेन होता ही नहीं है या बहुत ही माइल्ड होता है। ऐसे लोग अक्सर जिम या YouTube देखकर एक ही मूवमेंट बार बार रिपीट करते रहते हैं, जैसे सिर्फ बैक एक्सटेंशन। प्रॉब्लम ये है कि हर बॉडी को सेम मूवमेंट सूट नहीं करती। कुछ लोग एक्सटेंशन से बेटर फील करते हैं, कुछ लोग एक्सटेंशन से वर्स फील करते हैं। अगर एक्सटेंशन से पेन शूट करता है और फिर भी आप पूरा दिन वही कर रहे हो, आप अननोइंगली इरिटेटेड एरिया को रिपीटेडली स्ट्रेन कर रहे हो। इस टाइप में फोकस होता है पेन को पहले सेटल करना।
फिर कौन से मूवमेंट में पेन बढ़ता है ये समझना, फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड करना और एवरीडे एक्टिविटीज में पेशेंट्स को वापस रिहैबिलिटेट करना। टाइप 2 झटका या इंस्टेबिलिटी पैटर्न। ये लोग बोलते हैं कार के स्पीड ब्रेकर पर झटका लगता है, अचानक से पैर में झंझनाहट फील होती है, बेड से उठते वक्त पेन शूट करता है। यहाँ इश्यू सिर्फ डिस्क का नहीं होता, बॉडी कंट्रोल और स्टेबिलिटी भी वीक होती है। इस टाइप के लोगों के लिए रूल सिंपल है, कंट्रोल्ड स्ट्रेंथनिंग, कोर को सपोर्ट देना, डेली मूवमेंट्स को सेफ बनाना। अगर ऐसे लोग रैंडम स्ट्रेचिंग्स या सडन जर्की मूवमेंट्स करते रहेंगे तो पेन बार बार फ्लेयर होते रहेगा और ये पेशेंट्स बार बार डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं। तीसरा टाइप होता है नर्व रिलेटेड पेन, जिन पेशेंट्स में डोमिनेट करता है। इन पेशेंट्स को बैक से ज्यादा पैर में पेन फील होता है, बर्निंग, झंझनाहट, इलेक्ट्रिक शॉक जैसी सेंसेशंस फील होती है, कभी कभी पैरों की उंगलियों तक झंझनाहट पहुंचती है। इस टाइप में 2 बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, नर्व पेन स्कैरी लग सकता है, लेकिन सही तरीके से मैनेज हो तो इम्प्रूव हो सकता है। मेयो क्लिनिक के मुताबिक माइल्ड शियाटिका अक्सर टाइम के साथ सेटल हो जाता है, लेकिन अगर अचानक से वीकनेस, सिवियर नंबनेस या पेशाब लैट्रिन का कंट्रोल का इश्यू शुरू होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। दूसरी, इस टाइप में एक्सरसाइज का सिलेक्शन और पेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादा स्ट्रेच करना या अग्रेसिव मूव्स नर्व को इरिटेट कर सकती हैं और पेन और दिक्कत बढ़ा सकती है। रिकवरी थोड़ी स्लो होती है लेकिन डायरेक्शन क्लियर होती है। चौथा टाइप, एज रिलेटेड नैरोइंग पैटर्न। इसमें स्पाइन के स्ट्रक्चर्स टाइम के साथ टाइट हो जाते हैं। एमआरआई में वर्ड्स आते हैं जैसे नैरोइंग या स्टेनोसिस या डीजनरेशन। इस टाइप में रिकवरी यूजुअली स्लो होती है, फोकस होता है सिम्टम्स को मैनेज करने में और धीरे धीरे बॉडी कैपेसिटी बढ़ाने लगती है। यहाँ भी गलत एक्सरसाइज से पेशेंट्स पेन ट्रैप में फंस सकते हैं। अब कुछ एब्सोल्यूट रेड फ्लैग्स होते हैं, यानी ऐसे साइंस जहां डिले बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर पेशाब लैट्रिन का कंट्रोल में इश्यू आने लगे या जेनाइटल्स या प्राइवेट पार्ट्स के आसपास नमनेस आने लगे, जैसे सैडल एरिया में नम लगना, या पैर में अचानक से ज्यादा वीकनेस हो जाना, या फुट ड्रॉप जैसी सिचुएशन हो जाना, पैर ऊपर लिफ्ट नहीं हो पाना और चलना अनस्टेबल लगना, या पैर में चोट लग जा रही है और पता ही नहीं लग रहा, इन सिचुएशंस में यूट्यूब से या सेल्फ एक्सरसाइजेस से मैनेज करना अनसेफ होता है। यहाँ पर प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन की तुरंत जरूरत होती है। अब अगर रेड फ्लैग्स नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सर्जरी कब कंसिडर करनी होती है। जनरली ज्यादातर पेशेंट्स कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि बिना सर्जरी के ही बेटर हो जाते हैं। सही एक्सरसाइजेस, प्रॉपर मूवमेंट, थोड़ी सी दवाई और गाइडेंस कि डेली एक्टिविटी स्मार्ट तरीके से कैसे करें से ही इंप्रूवमेंट इनफ हो जाती है। कंप्लीट बेड रेस्ट या बिल्कुल इनएक्टिव रहना अक्सर सिम्टम्स को और वर्सन कर देता है। सर्जरी तब ज्यादा हेल्पफुल होती है जब पेन हाथ या पैर तक शूट करता हो या नर्व इरिटेशन क्लियरली हो जिसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस हो रही हो। हर डिस्क बल्ज या हर्निएशन का मतलब सर्जरी बिल्कुल भी नहीं होता। अब मैं आपको एक सिंपल रिकवरी रोड मैप बताता हूं, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को कंसल्ट में समझाता हूं। स्टेप 1, सिम्टम्स को समझिए और ट्रैक कीजिए। देखिए, पहले ये पता लगना जरूरी है कि पेन बैक डोमिनेंट है या लेग डोमिनेंट। लेग पेन का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ थाई तक है या पैर की उंगलियों तक जाता है, टिंगलिंग या नमनेस है या नहीं है, वीकनेस है या नहीं है। ये ट्रैकिंग एमआरआई से ज्यादा मीनिंगफुल हो सकती है क्योंकि आपको अपनी रिकवरी की रियल पिक्चर मिलेगी। स्टेप 2, पोस्चर्स और डेली ट्रिगर्स को फिक्स करना। लॉन्ग सिटिंग, वॉलेट बैक पॉकेट में रखना, ऑकवर्ड बेंडिंग या गलत लिफ्टिंग ऑफ वेट्स, ये सब नर्व इरिटेशन को फीड करते हैं। ये सब डेली लाइफ में गलत पोस्चर्स हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं लेकिन दिन भर ये ट्रिगर्स सेम रहेंगे तो रिकवरी स्टक हो जाएगी और आप लो बैक पेन के ट्रैप में फंस जाएंगे। स्टेप 3, ग्रेडेड मूवमेंट। कंप्लीट बेड रेस्ट आइडियली अवॉइड करनी चाहिए। शॉर्ट रेस्ट एक दिन हेल्प कर सकता है लेकिन प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी से स्टिफनेस और डीकंडीशनिंग बढ़ जाती है जिससे पेन साइकिल और स्ट्रॉन्ग होता है। स्टेप 4, डायरेक्शन बेस्ड रिहैब। हर डिस्क केस का बेस्ट मूवमेंट डायरेक्शन अलग होता है। किसी को एक्सटेंशन सूट करता है, किसी को फ्लेक्शन, किसी को न्यूट्रल कंट्रोल। इसलिए ब्लाइंडली सेम रूटीन फॉलो मत कीजिए। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 5, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, स्पेशली टाइप 2 और टाइप 4 पैटर्न में इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल्ड कोर एक्सरसाइजेस,
हिप स्ट्रेंथनिंग एंड मोबिलिटी और वॉकिंग टॉलरेंस से स्पाइन को स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बनाना जरूरी है और बनाया जा सकता है ताकि आपकी स्पाइन इजीली इरिटेट ना हो। और अब मैं आपको 5 लॉन्ग टर्म रूल्स बताता हूं आपकी स्पाइन के लिए। रूल 1, सिटिंग को ब्रेक करो। हर 30 से 40 मिनट में 2 मिनट स्टैंड करो या वॉक करो या स्पाइन को स्ट्रेच करो। स्पाइन को कांस्टेंट कंप्रेशन मत दो। रूल 2, लिफ्टिंग का रूल। ट्विस्ट प्लस लिफ्ट सबसे वर्स्ट कॉम्बो है। वेट बॉडी के पास रखो, हिप्स से हिंज करो, स्पाइन न्यूट्रल रखो। रूल 3, वॉकिंग को मेडिसिन समझो। डेली मैनेजेबल वॉक्स नर्व ग्लाइडिंग और सर्कुलेशन सपोर्ट करते हैं बिना स्पाइन को ओवरलोड किए। रूल 4, स्लीपिंग पोस्चर सिंपल रखो। साइड स्लीपिंग में पिल्लो नीज के बीच या बैक स्लीपिंग में पिल्लोज नी के नीचे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप दोनों यूज कर सकते हैं। रूल 5, वेट और कोर एंड्योरेंस। बहुत ही ड्रामेटिक फैट लॉस की बात नहीं, बस इतना समझो कि ट्रंक एंड्योरेंस बढ़ेगी तो स्पाइन पे माइक्रो स्ट्रेस कम होंगे। सेंट्रल ओबेसिटी इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ लो बैक पेन। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो पेशेंट्स मुझसे कई बार पूछते हैं कि इंजेक्शंस का क्या रोल है। स्पाइन इंजेक्शंस एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है फॉर पेशेंट्स जिनको पैर की झंझनाहट में आराम नहीं हो रहा या जिनकी एवरीडे एक्टिविटीज बैक पेन या रेडिएशन की वजह से अफेक्ट हो रही हैं। पहले इन पेशेंट्स को कुछ एक्सरसाइजेज और दवाइयाँ शुरू करी जाती हैं। अगर इन पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट 6 to 8 वीक्स में नहीं हो रहा तो नेक्स्ट स्टेप होता है एक इंजेक्शन। इंजेक्शन 2 तरीके से यूज होता है। एक तो इंजेक्शन दर्द और झंझनाहट में आराम देता है। दूसरा, अगर इंजेक्शन से पेशेंट्स को फायदा होता है, इसका मतलब यूजुअली ये होता है कि ये डिस्क अभी इंप्रूव कर सकती है, तो हम एक्सरसाइज और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और अग्रेसिवली कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इवन डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन के साथ कंजर्वेटिव प्लान फॉलो करके इंप्रूव कर जाते हैं। सियाटिका भी अक्सर टाइम के साथ सेटल हो जाता है, बस आपको स्मार्टली मूव करना है और ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं। वार्निंग, रेड फ्लैग्स को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। अगर ब्लैडर या बावल, पेशाब, लैट्रिन का कंट्रोल चेंज हो रहा है, सैडल एरिया में नमनेस हो रही है या लेग में अचानक से सिवियर वीकनेस आ जाए, ये इमरजेंसी के साइंस हैं। ऐसे केसेस में तुरंत मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी होती है। अगर आपके आसपास किसी को डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन या बैक पेन है तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उन्हें ये पता हो कि मोस्ट ऑफ द बैक पेन्स कैन बी मैनेज्ड कंजर्वेटिव।